जून 18, 1947 भरतपुर रियासत के राजा की सेना से परेशान हजारों मेव किसान मजदूर अपने घर जमीन सब छोड़कर अलवर और अलवर के भीतर कई तहसीलों की ओर पलायन करना स्टार्ट करते हैं। ये मेव इस बात से बिल्कुल अनजान है कि अलवर में डॉक्टर नारायण भास्कर खरे इन मेवों की कत्लेआम की आधिकारिक पटकथा पहले ही लिख चुके हैं। बेघर मेव अलवर और इसके आसपास अरावली की पहाड़ियों में शरण लेते हैं और फिर जो इन पहाड़ियों में हुआ वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज तो हो गया, लेकिन फिर कभी पढ़ाया नहीं गया। जलियांवाला बाग में अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने जो किया उससे बड़ा और महीनों तक चलने वाला मेवों का जननरसंहार इन पहाड़ियों में हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल की मंजूरी पर अलवर और भरतपुर रियासत की सेनाओं ने डॉक्टर खरे के निर्देश पर अगले कई महीने तक जो मेवों के साथ किया वो इतना घिनौना और डरावना है कि पूरी दुनिया के इतिहास में वैसे एग्जाम्पल विरले ही मिलते हैं। एक तरफ इस कत्लेआम को शुद्धि का नाम देकर हिंदुओं के साथ माइंड गेम खेला जा रहा था, तो वहीं इसी शुद्धि के नाम पर हजारों मेव मुसलमानों का जबरन सुअर का मीट खिलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जो धर्म परिवर्तन कर लेता उसे छोड़ दिया जा रहा था और जो नहीं कर रहा था उसे बेरहमी से मार दिया जा रहा था। न औरतों को छोड़ा जा रहा था, न बच्चों को बख्शा जा रहा था। जी हाँ, ये सच में हो रहा था। इसे मेवात के लोग भगा भगी के नाम से जानते हैं। लेकिन कौन थे ये नारायण भास्कर खरे? क्यों मेव भरतपुर से अलवर की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे? आखिर सरदार पटेल क्यों राजी हुए थे मेवों के इस कत्लेआम के लिए? और क्यों गांधी को आना पड़ा था मेवात? भागा भागी की इस दास्तां को आज के इस एपिसोड में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ था उस दौर में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर प्रोफेसर। दोस्तों, साल 1947। वैसे तो ये साल हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए याद किया जाता है, लेकिन मेवात के लिए साल 1947 के मायने कुछ और भी हैं। 15 जून 1947 के दिन जैसे ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस देश के बंटवारे के लिए आखिरकार समझौता करती हैं, पूरा देश और खास तौर पर नॉर्थ वेस्ट में कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो जाती है, जिनमें एक अनुमान के अकॉर्डिंग 1 से 2 मिलियन लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। और मेवात, दिल्ली से सटकर बसा हुआ मेवात भी इन हिंसाओं से अछूता नहीं रहा था, जहां करीब 82,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन मेवात में हुई हिंसा में गौर करने वाली बात यह थी कि यह हिंसा आम लोगों के बीच नहीं थी, बल्कि भरतपुर और अलवर रियासत के राजाओं की सेना और पुलिस द्वारा आम किसान और मजदूर मेवों पर की गई थी। इसलिए इसको हिंसा नहीं, ऑर्गेनाइज्ड जननरसंहार कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मेवात में आखिर यह सब हुआ क्यों? इसे सही से समझने के लिए मैं आपको इतिहास में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। यह सब शुरू होता है 1924 में वीडी सावरकर की अंग्रेजों से माफी और रिहाई के बाद से। अपनी रिहाई के बाद वीडी सावरकर अंग्रेजों की मुखालफत बंद कर देते हैं और देश की रियासतों के हिंदू राजकुमारों को लुभाने के काम में लग जाते हैं, ताकि हिंदू महासभा और आरएसएस को इन राजाओं के संरक्षण से मजबूत किया जा सके। अलवर और भरतपुर के राजाओं ने आर्य समाज और इसके शुद्धि आंदोलन को आधिकारिक संरक्षण प्रदान किया हुआ था, जिसकी वजह से 1947 आते आते इन दोनों दरबारों में हिंदू महासभा और आरएसएस का वर्चस्व अपने चरम पर पहुंच चुका था। मेवों का रियासत से सफाया करने की साजिश बहुत पहले से ये लोग इन दोनों राजाओं के साथ मिलकर लिख रहे थे, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि मेव ताकतवर थे और लड़ाई का इतिहास मेवों का पुराना था। इसलिए बिना सेना और पुलिस के मेवों को रियासत से भगाना मिशन इम्पॉसिबल था। लेकिन इस तरह की आधिकारिक कार्रवाई बिना किसी ठोस वजह के नहीं की जा सकती थी। कम्युनल होना एक वजह बनाई जा सकती थी, लेकिन मेवों का इतिहास ये भी कहता है कि मेव कभी भी कम्युनल नहीं थे, बल्कि मेव सदा हिंदू मुस्लिम एकता के साथ मुल्क के लिए लड़ने वाली कौम रही थी। जिन्हें यकीन नहीं वो पढ़ लें खानवा का मैदान और हसन खां को, और अगर इतने से मन ना भरे तो पढ़ लें 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में इन्हीं मेव लड़ाकों की दास्तां, जब अंग्रेजों और उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ लड़े इन्हीं अलवर, भरतपुर और जयपुर रियासत की सेनाओं का आम मेव किसानों ने सफाया कर दिया था। इस मेव इतिहास से वाकिफ डॉक्टर भास्कर नारायण खरे, जो कि अलवर के राजा तेज सिंह के दरबार में प्रधानमंत्री या फिर यूं कहें कि तेज सिंह के दीवान थे, सही वजह मिलने तक मेवों के खिलाफ ताकत जुटाने की प्लानिंग करते हैं और इसी प्लानिंग के तहत एक हथियार लाइसेंस स्कीम बनाते हैं। इस स्कीम को बीएन खरे ने जब हिंदू महासभा के सामने रखा तो हिंदू महासभा को इस स्कीम काफी पसंद आई। आगे हिंदू महासभा द्वारा इन हथियार लाइसेंस स्कीम के तहत आम हिंदू नागरिकों को लाइसेंस देकर हथियार बांटने के लिए दोनों रियासत के राजाओं को मना लिया गया। और फिर इसी स्कीम के तहत अलवर और भरतपुर में खरे द्वारा 2 हथियार फैक्ट्री लगाई गई। ये सब चुपचाप चल रहा था कि फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने भारत को आजादी देने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये आजादी कैसी होगी ये तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी। 15 जून 1947 के दिन जैसे ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस देश के बंटवारे के लिए आखिरकार समझौता करती हैं, देश में मौजूद करीब 600 रियासतों को यह आजादी मिली कि वो चाहे तो भारत के साथ रहें या फिर चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाएं। ज्यादातर मुस्लिम रियासतें पाकिस्तान के साथ थी और मेवात ज्यादातर मुस्लिम बहुल एरिया था, और ये वो बहाना था जिसका इंतजार खरे और हिंदू महासभा बहुत पहले से कर रहे थे। शुरुआत भरतपुर से हुई, जब मई के शुरुआत से हो रही कम्युनल हिंसाओं में
तेजी देखने को मिली और भरतपुर के राजा महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के भाई गिरिराज सिंह शरण, जिनकी छवि एक गैंगस्टर की थी और सेना के कप्तान भी थे, ने मेओ पर कई जगहों पर भयानक हमले शुरू कर दिए। 18 जून 1947 को इन हमलों से परेशान हजारों की संख्या में मेओ ने भरतपुर से निकलकर अलवर रियासत की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया और अरावली पर्वत और तिजारा के इलाकों में शरण ली, जहां खरे मौजूद थे। खरे के लिए अब मेओ को सफाया करने के लिए जमीन तैयार हो चुकी थी। जरूरत थी तो बस इसको आधिकारिक बनाने की। इसे आधिकारिक बनाने के लिए खरे एक दिन पहले यानी 17 जून 1947 को तब के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो पटेल को समझाते हैं कि रियासत में मुस्लिम मेओ विद्रोह पनप रहा है और अलवर और भरतपुर के क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल होने का प्रयास करेंगे। अपने लेटर में एक झूठा दावा करते हैं कि कांग्रेस में कम्युनिस्ट समर्थक KM अशरफ विद्रोह का प्रमुख नेता है और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खरे ने पटेल के साथ रिश्ते इतने अच्छे बनाए हुए थे कि आमतौर पर फॉर्मल बिहेव करने वाले पटेल 17 जून 1947 को खरे के लेटर के जवाब में खरे को डियर फ्रेंड लिखते हैं। अपने लेटर में खरे बात विद्रोह की लिख रहे थे, लेकिन सच ये था कि मेवात में सिर्फ पंचायतें चल रही थी। लेकिन आखिरकार क्यों थी ये पंचायतें? इसका जवाब हमें मिलता है फेमस सबाल्टर्न रिसर्चर और हिस्टोरियन सैल मायाराम जी से, जो लिखते हैं मेवात में जो वामपंथी कार्यक्रम चल रहे थे वो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए नहीं थे, बल्कि मेव आजाद हिंदुस्तान में अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड चाहते थे, इसके लिए थे। दोनों राजा और ये दोनों हिंदू कट्टरपंथी दल जानते थे कि मेव अपने गौरवशाली इतिहास के बदले आजाद भारत में एक मजबूत ताकत बनेंगे। इसलिए मेवों को बदनाम करके देश से निकालना इन्होंने अपना मकसद बना लिया और इसी मकसद के लिए खरे ने इसे गलत ढंग से सरदार पटेल को लिखा। सरदार पटेल के राइट विंग विचारधारा के होने के कारण खरे के लिए कोई खास मुश्किल नहीं हुई और पटेल को आधिकारिक कार्रवाई के लिए मना लिया गया। यहां तक कि अलवर रियासत के मंत्रालय में पटेल के अधिकारी VP मेनन, जो सब सच जानते थे, उन्होंने भी इस बात के लिए स्वीकृति दे दी। लेकिन क्या सच में सरदार पटेल खरे के धोखे के शिकार थे और उन्हें सच नहीं पता था? सैल मायाराम को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में तेज सिंह की सेना के एक मिलिट्री ऑफिसर बताते हैं, मेओ का सफाया करने के ऑर्डर पटेल की तरफ से आए थे। पटेल ने हॉटलाइन पर महामहिम तेज सिंह से बात की। पंजाब और नौखाली में मारे गए हिंदुओं का बदला लेना था। अब RSS और खरे के लिए सब कुछ जायज था। अब जैसे चाहे वो मेओ के साथ बर्ताव कर सकते थे। भरतपुर और अलवर रियासत की सेनाओं द्वारा मिलकर मेओ के कत्लेआम को अंजाम देना शुरू कर दिया गया। साल 1993 में सैल मायाराम को दिए एक इंटरव्यू में तेज सिंह की सेना के एक मिलिट्री असिस्टेंट ने यह एडमिट किया कि मुसलमानों को राज्य से साफ करना डिसाइड हुआ था। सभी मुसलमान जो फिरोजपुर जिरका के साउथ में रहते थे उनका सफाया करके पाकिस्तान भेजना और उनकी जमीनों को ले लेना, इसे सफाया का नाम दिया गया था। इसके लिए अलवर को अलग अलग आर्मी ऑफिसर्स की कमांड में 4 जोन में डिवाइड किया गया। इस नरसार के सालों बाद हिस्टोरियन मायाराम को अपने एक इंटरव्यू में अलवर रियासत के राजा तेज सिंह की सेना के कैप्टन बताते हैं, मैं महामहिम तेज सिंह का IDC था, हम RSS के साथ थे। मुसलमानों को राज्य से खाली करने का आदेश दिया गया था। मुझे इसके लिए स्पेशल ड्यूटी पर तिजारा भेजा गया। कैप्टन आगे बताते हैं, मैं आगे बढ़ा और एक पहाड़ी पर सेना तैनात कर दी। नीचे घाटी में 10,000 मेव थे। हमने हर आदमी को मार डाला, उन सभी को। इतना ही नहीं, गांव-गांव में आर्य समाज के शुद्धि दस्ते के साथ सेना ने मेवों का धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। मेवात के कामा में एक ऑफिसर ने हिस्टोरियन मायाराम को अपने इंटरव्यू में बताया, मेव गांव में पहुंचने पर सेना के दस्ते ये घोषणा करते थे कि या तो मारे जाओगे या फिर सफेद झंडा दिखाओ और अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनो। आर्य समाज के शुद्धि संगठन के दस्ते मेव पुरुषों के सिर मुंडवाते थे और एक चोटी छोड़ देते थे। उन्हें सुअर के मांस का एक टुकड़ा खिलाते थे। उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने और गंगा जल की शपथ लेने के लिए कहा जाता था और कुरान को आग में डालना भी। इस भयानक मंजर के बीच परेशान और बिखरे हुए मेव नौगांव में इकट्ठा हुए और आखिरी लड़ाई नौगांव में हुई, जो उस जमाने में मेवों का गढ़ हुआ करता था। ये लड़ाई लंबी चली लेकिन अंत में मेव हार गए। अलवर की सेना में रहे एक दूसरे वेटरन मायाराम को बताते हैं, नौगांव एक बड़ा मेवगढ़ था, हमने उन्हें मार डाला। वह मेवात की आखिरी लड़ाई थी। मेव खुद को बचाने की कोशिश के लिए काला पहाड़ की ओर भाग गए थे। वेटरन आगे बताते हैं, उन्हें खत्म करने के लिए हमने पुलिस और सेना का उपयोग करते हुए सभी तरफ से 3 तरफा हमला किया। पूरे खूनी इलाके को साफ करने में हमें जुलाई और अगस्त 2 महीने से अधिक का समय लगा। अलवर में एक भी मुसलमान नहीं बचा। तेज सिंह के शासनकाल में एक भी मस्जिद नहीं बची। अलवर सभी मुसलमानों को साफ करने वाला पहला राज्य था और इसके बाद भरतपुर ने भी वैसा ही किया। वेटरन के अकॉर्डिंग दोनों शासक एक दूसरे से सलाह मशुरा करके सब कर रहे थे। इस नरसंहार में औरतों को भी नहीं बख्शा गया। एक तरफ जहां मेव को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और इसे शुद्धि का नाम दिया जा रहा था, तो वहीं उनकी औरतों के साथ अपहरण और जबरन दुष्कर्म किए गए। हिस्टोरियन मायाराम को एक इंटरव्यू में भरतपुर के रहने वाले एक जाट बुजुर्ग मेव की औरतों के संदर्भ में बताते हैं, मेवनियों को शुद्ध बनाया गया। जिस किसी भी पुरुष के पास कोई महिला नहीं थी, उसने उसे ले लिया और रख लिया। किसी भी महिला को ले जाया गया, यहाँ तक कि जब वो चल रही थी या घास काट रही थी तब भी उसे उठा लिया गया, कंधे पर ले जाया गया। वो डर के मारे कुछ नहीं कहती थी। छोटे छोटे मासूम बच्चों को आग में फेंक दिया जाता था। कैसी शुद्धि थी RSS और हिंदू महासभा की। मेव पर इल्जाम पाकिस्तान में शामिल होने का लगाया गया था, लेकिन मंशा मेव को पाकिस्तान भगाने की थी।
हर तरफ कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे थे। उधर गुड़गांव में ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने वहां के इन्हीं दोनों दलों के लोगों को सपोर्ट किया और हिंसा वहां भी हुई। चारों तरफ से घिरे हुए मेवों पर चौतरफा अटैक हो रहा था। मेवों का कत्ल करना, लूट करना, औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ और मेवों की जबरन धर्म परिवर्तन एक आम सी बात हो गई थी। इस ऑर्गेनाइज नरसंहार में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग करीब 20,000 मेवों के साथ जबरन धर्म परिवर्तन का भयानक खेल खेला गया, जबकि कुछ इतिहासकार क्लेम करते हैं कि दरअसल यह आंकड़ा 40 से 45,000 का था। इलाके में मौजूद 4,000 से ज्यादा मस्जिद और मदरसों को तोड़ दिया गया। हालांकि बाद में मौलाना इब्राहिम, विनोबा भावे, सत्यम भाई और मौलाना हिफ्जुर रहमान जैसे कई लोगों के प्रयास से जिन मेवों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया था वो लोग वापस इस्लाम में आ गए। हालात ऐसे बताए जाते हैं कि सेना के डर से भागे हुए लोगों के अगर दूध पीते मासूम बच्चे पीछे छूट जाते थे तो उनको भाले में बींद कर आग में फेंक दिया जाता था। हजारों लोग अपने परिवार से पिछड़ गए। कितनी ही माओं ने अपने दूध पीते बच्चे खो दिए, किसी ने बाप खो दिया तो किसी ने बहन खो दी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग करीब 30,000 लोगों की जाने गई, लेकिन बहुत से इतिहासकारों के मुताबिक 82,000 से ज्यादा मेव, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, को अपनी जानें गंवानी पड़ी। 14 अगस्त 1947 की शाम को घातक हिंसक स्थिति के कारण जब कोई राह नहीं दिखी तो मजबूरी में मेवों ने पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। हजारों लोग बैलगाड़ियों में सामान भरकर पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लग गए। मेवों ने पाकिस्तान जाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मेव लीडर यासीन खान ये नहीं चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के गद्दार, जिनको खान बहादुर लीड कर रहे थे, मेवों को इस सिचुएशन से डरा कर पाकिस्तान ले जाने के लिए उकसा रहे थे। जब हरियाणा के जाटों को मेवों के माइग्रेशन का पता चला तो जाटों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आश्वासन देने गया और उन्हें मेवों के साथ जाटों के अच्छे रिश्तों के बारे में बताया। जाटों ने मेवों को पाकिस्तान न जाने देने के लिए नेहरू जी से रिक्वेस्ट की। यह भी बताया कि अलवर और भरतपुर के राजाओं और गुड़गांव में ब्रिटिश ब्रिगेडियर द्वारा मेवों का नरसंहार संगठित था। जाटों का यह कदम उनकी इंसाफ पसंदी की बेहतरीन मिसाल थी जो आज भी कायम है। नेहरू ने जब पटेल को इसके बारे में लिखा तो पटेल ने यह कहकर इस मसले को इग्नोर कर दिया कि देश में प्रेजेंट एटमॉस्फेयर और कंडीशंस के कारण राज्य के सवालों को कुछ हद तक सावधानी और चतुराई से संभालना जरूरी हो गया है। सदियों से हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाली मेव कौम उस वक्त मायूस और सहमी हुई थी। मुल्क से मोहब्बत उनके दिल में अथाह थी, लेकिन मुस्तकबिल का डर उन्हें मजबूर कर रहा था। लड़ने को फिर लड़ सकते थे, लेकिन किससे लड़ते? जिनको सदा अपना माना आज इनके दुश्मन थे। कोई तो होता जो भरोसा दे पाता इनको। ऐसे में 20 सितंबर 1947 के दिन एक भरोसे की तलाश में मेवों का एक डेलीगेशन, जिसे चौधरी यासीन खान और दूसरे मेव लीडर्स जिनमें अब्दुल हाई, खुर्शीद धोज और हाजी हिम्मत खां शेखपुर वाले लीड कर रहे थे, गांधी जी से दिल्ली में स्थित बिरला हाउस में मिलते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाने की बजाय मरना पसंद करेंगे और उन्हें मेवात आने की दावत देते हैं। कहते हैं गांधी ने इस मीटिंग का अंत करते हुए कहा कि वो भी उन लोगों के साथ मरना पसंद करेंगे जो अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। इन सब के बुलावे पर 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी, विनोबा भावे, पंडित सुंदरलाल, गोपीचंद भार्गव और कई दूसरे गांधीवादी लीडर्स मेवात आते हैं और मेवात के गांव घासेड़ा, जिसे आज हम सब गांधी ग्राम के नाम से जानते हैं, में एक बहुत बड़ी पंचायत करते हैं। बताते हैं कि जब गांधी जी घासेड़ा पहुंचे तो सबसे पहले गाँव के मंदिर पर पहुंचे और कुएं पर मौजूद कुछ प्रमुख लोगों से बात की। इसके बाद गांव में मौजूद गुजरबाड़ा नाम की जगह पर सभा की। इस सभा में करीब 30,000 लोग पहुंचते हैं। ये सब एक स्वर में गांधी जी को बोलते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमें मारना है तो यही मार दो, लेकिन मुल्क नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर गांधी जी मेवों को आदेशात्मक स्वर में कहते हैं उन्हें पाकिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है। भारत उनका और वो भारत के हैं। मेव हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। गांधी जी लोगों से कहते हैं, देश की आजादी में आपका बराबर का योगदान है। कोई कुछ भी कहे, ये मुल्क जितना दूसरे समुदायों का है उतना ही मुसलमानों का है। जो लोग कह रहे हैं कि ये देश उनका नहीं है, वो गलत है। आपके बाबा पिताओं ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, इसलिए कोई तुम्हें पाकिस्तान नहीं भेज सकता। सदी का सबसे बड़ा नेता मेवों को हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहता है और बुजुर्ग बताते हैं कि पूरा का पूरा मेवात थम जाता है, वहीं रुक जाता है। जो लोग पाकिस्तान के लिए निकल गए थे और रास्ते में थे, खबर मिलने पर वापस मुड़ जाते हैं। यहां तक भी था कि जो पाकिस्तान पहुंच गए थे उनमें से भी बहुत से वापस आ गए। लेकिन हजारों सालों से मेवात में आबाद एक बहादुर कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा और खासतौर पर अलवर और भरतपुर से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग फिर कभी अपने घर नहीं लौट सके और पाकिस्तान विस्थापित हो गए, जो आज भी पाकिस्तान में आबाद है। खैर 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी हिंदू पत्रिका के संपादक नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। डॉक्टर खरे का नाम गांधी जी की हत्या में शामिल होने पर भी आया था, लेकिन सबूतों के अभाव में छूट गए। माना जाता है कि गांधी जी की हत्या करने के पीछे मेवों को पाकिस्तान जाने से रोकना ही था। उनकी हत्या पर मेवात की औरतों ने एक मेवाती गीत गाया था जो उस जमाने में बहुत फेमस हुआ था। भरोसो उठ गो मेवन को, गोली लगी है गांधी की छाती के बीच। उसे गाएंगे तो कैसे गाएंगे? भरोसो उठ गो मेवन को, गोली लगी है गांधी की छाती बीच। लेकिन बाद में विनोबा भावे ने यह कहकर मेवों को यकीन दिलाया कि वो गांधी जी के सच्चे शिष्य हैं और उनके द्वारा किए गए वायदे को हर हाल में पूरा किया जाएगा।
सदी का सबसे बड़ा संत मेवात को वापस मेवात में बसा तो गया, लेकिन मेवात आज भी उस दौर से निकले नहीं है। मेवात को देश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना गया है। इस इलाके के साथ राजस्थान हो या हरियाणा, सब जगह दोगला व्यवहार हुआ है। जानबूझकर इनको पीछे रखने में अब तक की सभी सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या उन लोगों को सजा हुई जो उस नरसंहार में शामिल थे? तो इसका जवाब है नहीं, उन्हें कोई सजा नहीं हुई। बल्कि जब तेज सिंह से पूछताछ हुई तो उन्होंने मेवाओं पर आक्रामक और उग्रवादी भूमिका निभाने का दोष मढ़ दिया। बाद में एक जांच रिपोर्ट बनाई गई जिसमें कहा गया कि 1946 और 1947 में मेवाओं ने गंभीर सांप्रदायिक अशांति फैलाई। जवाब में जवाबी कार्रवाई हुई और संघर्ष ने सांप्रदायिक झगड़े का रूप ले लिया। केस क्लोज कर दिया गया। शायद इसे ही कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। डॉक्टर BN खरे, जिनके खिलाफ उसूलन तो जांच होनी चाहिए थी, लेकिन बिना किसी पूछताछ के हिंदू महासभा के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बन गए। ब्रजेंद्र सिंह और उनके भाई गिरिराज सिंह रोल स्टेटस रखते हुए लोकसभा के चुनाव जीते और लोकसभा चले गए। और आम मेव किसान मजदूर अगले 10-12 साल तक भारत पाकिस्तान में अपनी खोई हुई जमीनों को तलाशते रहे, जो बड़ी मुश्किल से उन्हें मिली, वो भी सबको नहीं मिल पाई। इस भयानक नरसंहार को भुला दिया गया, लेकिन क्या सिर्फ भुला देने से सब ठीक हो गया? क्या आपको नहीं लगता कि मेवात और मेवात के आसपास के इलाकों में हो रही एंटी माइनॉरिटी मोबिलाइजेशन की घटनाएं, जैसे कि लिंचिंग, जिंदा जला देना और नूह जैसे मास वायलेंस, इसी कड़ी में आगे की घटनाएं हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और अंत में मैं मेवात से कहना चाहता हूं, ए मेवात के लोगों, जरा सोचो और बताओ, जिस मेवात के लिए तुम्हारे बुजुर्गों ने जाने दी थी, उस मेवात का तुमने क्या हाल किया है? तुम सोशल मीडिया पर नंगी पुंगी वीडियोस डालकर खुश हो? क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब उन हजारों कुर्बानियों का अपमान है जो सिर्फ इसलिए लड़े और शहीद हुए ताकि उनकी आने वाली पुश्तें इसी काला पहाड़ के बीच में परवान चढ़ सकें? उनके लिए आसान था, पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो अपनी मिट्टी का मोल जानते थे। इसलिए शर्म करो और खुद को पहचानो। तुम लोग अपना रास्ता भूल गए हो। सफर में हो तुम, लेकिन मंजिल खो चुके हो। इतिहास तुम्हारा ऐसा है कि अगर तुम्हारे साथ 1947 की कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई होती तो तुम देश में एक मजबूत ताकत होते, लेकिन तुमने अपना इतिहास पढ़ना ही छोड़ दिया। कैसे मुंह दिखाओगे उन बाप दादाओं को जो तुम्हारे लिए लड़कर इसलिए शहीद हो गए ताकि तुम इस मेवात को इस मुल्क का सबसे शानदार इलाका बना सको? वो इसलिए लड़े कि इस इलाके का भी इस मुल्क में एक पॉलिटिकल स्टेटस हो। वो इसलिए भी लड़े कि उनकी आने वाली पुश्तें इस काला पहाड़ के बीच में परवान चढ़ सकें। लेकिन तुमने क्या किया? कल जब तुम उनसे मिलोगे क़यामत में, वो पूछेंगे तुमसे, बिल्कुल पूछेंगे। वो पूछेंगे कि हमारी कुर्बानियों के बाद तुमने मेवात को कैसे संभाला था? यकीन करो, तुम जवाब दे नहीं पाओगे। आज तुम्हारा कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, पार्लियामेंट में तुम्हारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने स्कूल्स को ठीक करने की जरूरत है? क्या अभी भी तुम्हें नहीं लगता कि दहेज एक बीमारी है जिसने तुम सबको कमजोर किया हुआ है? हिंसा किसी भी समस्या का समाधान न कभी हुई है न कभी होगी। एक तर्क करने वाला इंसान एक तार्किक समाज का निर्माण करने में योगदान देता है, और तर्क करना हमें एजुकेशन सिखाती है। इसलिए एजुकेशन को फर्ज बना दो बेटा बेटी दोनों के लिए। अपना सब कुछ एजुकेशन में खर्च कर दो और मेवात को वही गौरवशाली मेवात बनाने के लिए एकजुट हो जाओ, अन्यथा तुम्हारी दुश्मन ताकतें तो आज भी तुम्हें घेरे हुए हैं। मेरी तरफ से आप सबको मेवात दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1857 में क्या हुआ था ये जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखें। 100 कमेंट आए तो पक्का बनाऊंगा। जय हिंद, जय मेवात।